देखो आज हम बात करेंगे सामान्य पशुपालन विज्ञान। सामान्य पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इसके है ना, सुपरवाइजर के अंदर तो 20 क्वेश्चन आएंगे और जेड के अंदर है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। सुपरवाइजर में आएंगे 20 और जेड के अंदर 10। कल हमने बात की थी कि पशुपालन विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दे, यानी विज्ञान कृषि विज्ञान के वह शाखा, कृषि विज्ञान वह शाखा जिसमें पशुपालन जैसे जैसे पशु उत्पाद, आवास, भोजन आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। जाता है पशुपालन विज्ञान कहलाता है। पशुपालन विज्ञान कहलाता है। अब इसके अंदर पशु चिकित्सा विज्ञान है, वो भी इसके अंतर्गत आएगा, और डेयरी साइंस है वो भी इसके अंतर्गत ही आएगा। अब आगे हम बात करें कि एनिमल हस्बेंड्री का जनक कौन है, फादर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो कौन है? रॉबर्ट बेकवेल। रॉबर्ट बेकवेल इसके पिता, फादर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री रॉबर्ट बेकवेल है। और यदि हम बात करें मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री यानी आधुनिक पशुपालन विज्ञान के जनक कौन? आधुनिक आधुनिक पशुपालन विज्ञान के जनक, आधुनिक पशुपालन विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये अमूल डेयरी के फाउंडर भी रह चुके हैं, श्वेत क्रांति के जनक भी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम पशुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पशुओं का अध्ययन करते हैं तो पशुओं का हम वर्गीकरण करेंगे, है ना, कुछ तथ्यों के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, पशुओं का सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। सबसे पहले हम करते हैं पेट के आधार पर। नंबर एक, पेट के आधार, पेट के आधार, पेट के आधार पर है वो अपन 3 भागों में बांट, पेट के आधार। नंबर एक आता है वुमन, नंबर एक वुमन या रूमिनेंट, रूमिनेंट या रूमन, रूमिनेंट या रूमन। नंबर दो आवासी रूमन,
नंबर 3 एरोमन। एरोमन, देखो रूमिनेंट जो पशु है ना, उसके अंदर रोमिनेशन की जो प्रक्रिया है, इनमें जुगाली रोमिनेंट में होती, रोमिनेंट में होती। नेक्स्ट बात करें, इनमें अमाशय के अमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं। अमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं। 4 भाग है वो कौन कौन से होते हैं वो देखो। नंबर 1 बात करें तो रोमन। नंबर 2 एबोमेजम। नंबर 3 रेटिकुलम। रेटिकुलम। नंबर 4 ओमेजम। ओमेजम। ये 4 भाग है वो पाए जाते हैं। इनके उदाहरण है वो देखें तो कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रोमिनेंट जो पशु है उनमें कौन कौन आते हैं। नंबर 1 उदाहरण की बात करें तो गाय आएगी, भैंस आएगी, भेड़ आ जाएगी, बकरी आ जाएगी, हिरण आ जाएगा और जिराफ आ जाएगा। ये किस में आएंगे, रूमिनेंट यानी रुमंती, जुगाली करने वाले पशु। इसके अंदर आवासी रुमंती पशु है ना, इनके अंदर अमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। अमाशय के इनमें अमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग पाए जाते हैं। अमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। एक भाग है वो एब्सेंट रहता है। कौन सा भाग होता है, ओमेजम। ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित, कौन सा भाग, ओमेजम। इनके उदाहरण की बात करें हम, एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से पशु है, तो इसके अंदर ऊंट आएगा। ऊंट, लामा, वेकुना, एल्पाका, ये आते हैं। और एरुमंती, इसको मोनोगेस्ट्रस भी बोलते हैं, है ना। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाशय का एक भाग पाया जाता है, इसलिए इनको मोनोगेस्ट्रस बोलते हैं। इनमें अमाशय का अमाशय का एक भाग पाया जाता है। इनमें अमाशय का एक भाग पाया जाता है। वो कौन सा होता है, एबो में। कौन सा अमाशय पाया जाता है, एबो मेजम अमाशय पाया जाता है। और इस एबो मेजम अमाशय को सत्य अमाशय भी कहते हैं। 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 इनके उदाहरण, एग्जाम्पल देखो, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी और सुअर इनमें आ गए। ठीक है, एक बार उतारो देखें।
लाइव है, संतूर है। ठीक। नेक्स्ट देखो, रूमिनेंट पशु के अमाशय के भाग। रूमिनेंट पशु के अमाशय के भाग। अमाशय के भाग कितने भाग है? 4 भाग। हेलो। बात हुई कोनी, मैं एक बार थोड़ी लाइव क्लास ले रही हूँ, मैं 15-20 मिनट में फ्री होके तो बात है। हाँ, स्कूल 15-20 मिनट आओ चाहे बताइए आओ। हाँ, देखो, अमाशय के कितने भाग है? 4 भाग। कितने भाग है? 4। अमाशय के भाग। अमाशय के भाग। अमाशय के भाग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोमन। कौन सा भाग है? रोमन। यानी ये सबसे बड़ा भाग। रोमन है वो अमाशय का सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा। कितने प्रतिशत अमाशय का निर्माण करता है? 80%, है ना? इसके अंदर वसीय अम्लों का निर्माण होता है। इसमें वसीय अम्लों का निर्माण। वसीय अम्लों का निर्माण होता है। वसीय अम्लों का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर भोजन का किण्वन होता है। भोजन का किण्वन। भोजन का किण्वन। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। नंबर 2 बात करें, रुमेन के बाद अब वो कौन सा भाग आता है? रुमेन के बाद आएगा रेटिकुलम। रेटिक रेटिकुलम।
इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी हम्म, नहीं, एवोमेजम वो एक ही बात है, इधर लिख होते कहीं लिखो चाहे, है ना। रेटिकुलम यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होती है। इसका कार्य होता है भोजन को पीसने का। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसने। भोजन को पीसने। अब इसके बाद बात करें हम, यहाँ ले लेते हैं किसको? ओमेजम। ओमेजम। ओमेजम है ना, ओमेजम ऊंट है, लामा है, एल्पाका, इनमें अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इनमें अनुपस्थित होता है। और इसका कार्य क्या होता है? जल अवशोषण का कार्य। क्या कार्य करता है ये? जल अवशोषण का कार्य करता है। जल अवशोषण का कार्य। क्या कार्य करेगा? जल अवशोषण का कार्य करेगा। चौथा भाग है एबोमेजम। एबोमेजम। इसकी अगर हम बात करें ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सत्य अमास्य। क्या बोलते हैं? सत्य अमास्य। और इसका मुख्य कार्य है वो क्या होता है? मुख्य कार्य भोजन का पाचन करना। मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन करना। अमाशय के चार भाग हो गए। और इसके अंदर हमने बात कर ली कि भाई तीन प्रकार से हमने बांट लिया। तीन प्रकार है वो एक बार देखो। तीन प्रकार कौन कौन से? हमने रोमिनेंट, है ना, और आवासी रोमन थी, एरोमन थी, जिसके उदाहरण है वो बता दिए मैंने। ठीक है, जुगाली करने वाले रोमिनेंट में इनकी जुगाली होती है। इनमें अमाशय के चारों भाग पाए जाते हैं। रोमन, एवोमेजम, रेटिकुलम और ओमेजम। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, जिराफ। और आवासी के अंदर जो ओमेजम भाग है वो क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। और जो एरुमंथी है, मोनोगेस्ट्रस है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाशय का एक भाग पाया जाता है, एवोमेजम पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सत्य अमाशय बोलते हैं। ठीक है, ये अमाशय के चारों भाग बता दिए, ये लिख लो एक बार। ठीक है, देखिए एक बार और इसी स्टोरेज में लिखने दो, एक बार लिखा और है लाइक। ठीक है, ये हो गया। देखो आगे देखते हैं। एक नंबर तो हो गया पेट के आधार पर वर्गीकरण। नंबर दो है खुरों के आधार। खुर के आधार पर। खुर के आधार पर वर्गीकरण। खुर के आधार पर है वो दो प्रकार से। कितने प्रकार से खुर के आधार पर वर्गीकरण है? वो दो प्रकार से। नंबर एक आता है ओर्टियो। ओर्टियो डेक्टाइल। ओर्टियो डेक्टाइल। ओर्टियो डेक्टाइल।
या पोलीपेड। पोलीपेड यानी वे पशु जिनके खुर जिनके खुर जिनके खुर दो या अधिक भागों में दो या अधिक भागों में विभाजित होते हैं। दो या अधिक भागों में विभाजित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्टियोडेक्टाइला या पोलीपेड कहेंगे, है ना? अब ऑर्टियोडेक्टाइला या पोलीपेड है, इसके जो उदाहरण है वो देखो। उदाहरण के अंदर गाय है, गाय के खुर है वो दो भागों में बंटे हुए। भैंस है, भैंस के खुर है वो दो भागों में। भेड़ के खुर है वो भी दो भागों में। गाय, भेड़, भैंस, बकरी, मानव आदि, ये क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण। उसके बाद नंबर 2, पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइल या इसको हम क्या बोलते हैं? सोलिपेड। क्या बोलेंगे? सोलिपेड। यानी इनके जो खुर है वो दो भागों में विभाजित नहीं मिलेंगे। इनके खुर है वो दो भागों में विभाजित नहीं मिलेंगे। सोलिपेड, इनके खुर दो भागों में विभाजित नहीं होते। दो भागों में विभाजित नहीं होते। यानी इस प्रकार का आपने देखा होगा, एक पेड़ मिलेगा आगे, है ना? घोड़े का खुर देखा होगा आपने, गधे का देखा होगा। उनके खुर है वो आगे से ऐसे मिलेगा आपको, विभाजित नहीं मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा। ठीक है? और गाय, भैंस है, भेड़ है, बकरी, उनके खुर है वो इस प्रकार से आगे से दो भागों में क्या मिलेंगे आपको? विभाजित मिलेंगे, है ना? दो भागों में विभाजित है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्टियोडेक्टाइला या पोलीपेड। जो आगे से विभाजित नहीं होते हैं वो पेरिसोडेक्टाइला या सोलिपेड। इसके अंदर उदाहरण आते हैं, एग्जाम्पल गधा, घोड़ा और खच्चर आदि। ठीक है? इनके खुर है वो दो भागों में विभाजित नहीं होते। उदाहरण 2 नंबर हो गया वर्ग के आधार पर, वर्गीकरण। नंबर 3 देखो, भोजन के आधार। भोजन के आधार। नंबर 3, भोजन के आधार पर, भोजन के आधार पर पशुओं का
वर्गीकरण। भोजन के आधार पर पुष्पों का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं, तीन प्रकार से करते हैं। देखो, सबसे पहला आता है शाकाहार। कौन से आएंगे? शाकाहार। नंबर दो मांसाहारी। मांसाहारी। नंबर तीन आएंगे, तीन पर आएगा सर्वाहार। नंबर तीन सर्वाहार। अब देखो, वे जंतु जो वनस्पति या पादपों से भोजन ग्रहण करते, वे जंतु जो पादपों से भोजन ग्रहण करते, भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाएंगे? शाकाहारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। अब शाकाहारी जंतुओं के अंदर यदि हम बात करें, उदाहरण के रूप में देखें तो गाय है, वो वनस्पतियों से भोजन, भैंस है, भेड़, बकरी, हिरण, जिराफ, ऊंट, ये सभी के सभी किस में आएंगे? शाकाहारी में। मांसाहारी के अंदर कौन आते हैं? यानी वे जंतु जो जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, वे जंतु जो जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना? जंतुओं से, चाहे मछली हो या अन्य छोटे कोई भी जंतु हो या शाकाहारी जंतु, उनको खा करके, है ना? उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो कौन आ जाएगा? शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा। ये जंतु है वो मांसाहारी। सर्वाहारी यानी पादप प्लस जंतु, पादप प्लस जंतु दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी कहलाएंगे। पादप और जंतु दोनों से क्या करेंगे? वो भोजन ग्रहण करेंगे, क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी कहलाएंगे। अब इनका अगर उदाहरण की बात करें ना, उदाहरण के अंदर कौन आ जाएगा? मानव आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, और कौवा आ जाएगा। कौवा वैसे पक्षी में आता है ना, लेकिन मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये जंतु में आते हैं। तो ये सर्वाहारी। ठीक है, इसको उतार दो। फिर आगे बात करेंगे हम पशुओं की सामान्य शब्दावली की। ये हमने तीन प्रकार से वर्गीकरण कर दिया, है ना? पेट के आधार पर कर दिया, खुर के आधार पर कर दिया, और उसके बाद में भोजन के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। अब इनकी सामान्य शब्दावलियां हैं, इनमें से क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छे शब्दावली है, उनमें आप एक एक चीज करके वो देखते रहना। आगे देखो, सामान्य शब्दावली। पशुओं की सामान्य शब्दावली। पशुओं की सामान्य शब्दावली की यदि हम बात करें, सबसे पहले एक शब्द आता है गर्भकाल। गर्भकाल। अब देखो, गर्भकाल किसे कहते हैं? यानी मादा पशु के गर्भ धारण से लेकर के प्रसव तक का जो समय होता है, मादा पशु के गर्भ धारण से लेकर के प्रसव तक का जो समय है, वो क्या कहलाएगा? गर्भकाल कहलाएगा। मादा पशु के मादा पशु के गर्भ धारण से गर्भ धारण से लेकर गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक
प्रसव तक का समय अंतराल गर्भकाल कहलाता है। गर्भकाल कहलाता है। यानी प्रसव से लेकर के, सॉरी, गर्भ धारण से लेकर के प्रसव तक का जो काल है वो क्या कहलाएगा? मध्य गर्भकाल कहलाएगा। उसके बाद नंबर 2 आता है पदियाकर। पदियाकर, पदियाकर, पदियाकर। पदियाकरण के अंदर क्या होता है? यानी वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा दोनों को जनन के अयोग्य बना दिया जाता है, वो क्या कहलाएगा? पदियाकरण कहलाएगा। इसमें लिखो, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें, जिसमें नर एवं मादा, नर एवं मादा दोनों को, दोनों को जनन के अयोग्य बना दिया जाता है, अयोग्य बना दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? बदियाकरण। उसे हम क्या कहेंगे? बदियाकरण। अब देखो इसके अंदर एक चीज और आती है, बाद में लिखो। एक तो होता है बदियाकरण और एक होती है नसबंदी। दोनों में फर्क है, ये ध्यान रख। देखो बदियाकरण, एक है बदियाकरण और एक है नसबंदी। बदियाकरण के अंदर तो क्या होता है कि पशु की जो, जैसे हम बात करें बदियाकरण के अंदर, कोई नर बैल, नर बैल, नर बैल के अंदर क्या करते हैं हम? एक होता है नसबंदी, नसबंदी। नसबंदी के अंदर हम क्या करेंगे? क्या तो अ, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो शुक्र वाहिनियां हैं उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। यानी नर में शुक्र वाहिनियों को, शुक्र वाहिनियों को काट दिया जाता है। शुक्र वाहिनियों को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। ध्यान रखें, शुक्राणु निर्माण है वो जारी रहेगा, शुक्राणु निर्माण होगा, लेकिन ये पशु है वो पशुओं को गर्भित नहीं कर सकता है। शुक्राणु का निर्माण होगा लेकिन पशुओं को गर्भित नहीं कर सकता। लेकिन बधियाकरण के अंदर क्या होता है कि इसके जैसे नर में आपने देखा होगा शुक्राणु का निर्माण है वो कहाँ होता है? वर्षण में होता है। तो होता है वर्षण में होगा, टेस्टिस में होगा। तो इसमें क्या है, या तो लठों से पीट करके इस टेस्टिस को पूरे को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है, या फिर चिरा लगा करके इस वर्षण को पूरे को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके अंदर जो बधियाकरण या बधियाकरित जो नर होगा ना, इसका उपयोग है वो हम कृषि कार्य में लेते हैं। कहने का मतलब कि इसके अंदर जो हार्मोन, यानी जो नर जनन के अंदर काम आने वाला जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या हम यूं कह सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। अब इसके अंदर इस हार्मोन का निर्माण भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं होगी। कहने का मतलब इसकी एनर्जी है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। लेकिन नसबंदी है उसके अंदर हार्मोन का निर्माण होगा, है ना। और ये संभोग की जो क्रिया है ना, इसके अंदर उत्तेजना पैदा है वो हार्मोन के द्वारा होती है। ऐसा नहीं है कि भाई अपने आप उत्तेजना पैदा हो जाएगी, नहीं, ये पूरा का पूरा खेल किसका है? हार्मोन का है।
हार्मोनी बनना बंद हो गया तो भाई साहब जो मध्यकरित नर है ना ना वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर बहेगा, चलेगा, मतलब एकदम सीधे लाइन में, उसको कोई लेना देना नहीं है पशुओं से, मादा पशु हो चाहे नर पशु हो, है ना। अगर कोई बैल है तो फिर वो जितनी भी मादा गायें हैं, है ना, उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं जताएगा, मतलब जितनी भी मादा गाय हैं या मादाएं हैं उनको बहन मानना है वो शुरू कर देता है, ये मेरी बहन है भाई, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा खेल किसका था, हार्मोन का था, उत्तेजना पैदा हो रही थी, पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, हार्मोन नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब उत्तेजना भी पैदा नहीं होगी। लेकिन नसबंदी किए हुए जो नर है ना, उनको हम टीजर बुल के रूप में काम में लेते हैं, है ना। कुछ मादाएं होती है जो कि क्या करती है, आपने देखा होगा, हीट के लक्षण है वो प्रकट करती है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टीजर बुल होता है, नसबंदी किया हुआ सांड है, उसका उपयोग करते हैं झुंड में, है ना, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि हाँ ये गाय है वो क्या है, हीट में है। उसके बाद है फिर हम क्या करते हैं, या तो उत्तम नस्ल का जो नर है उसके साथ संभोग करवाते हैं, या फिर आर्टिफिशियल रूप से हम क्या करवाएंगे, उसमें कृत्रिम गर्भाधान है वो करवाएंगे, ठीक है। दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखो। आगे देखो, वैयाकरण हो गया, फिर उसके बाद यदि हम बात करें आगे तो एक होता है कलिका रोधन। कलिका रोधन, कलिका रोधन, कलिका रोधन, यानी जो छोटे पशु है ना उसमें सिंग रोधन की जो प्रक्रिया है वो कलिका रोधन कहलाती है। छोटे पशुओं में, छोटे पशुओं में सिंग रोधन, आजकल क्या कर देते हैं, सिंग को है वो जन्म के साथ जैसे ही, है ना, 3 5 2 दिन सप्ताह के अंदर अंदर है वो क्या कर देते हैं, सिंगों को, है ना, रोधित कर देते हैं ताकि वो बड़े नहीं हो, क्योंकि पशु है वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो छोटे जो पशु है उनके अंदर सिंग रोधन करना क्या कहलाएगा, कलिका रोधन कहलाएगा। और जो बड़े पशु है उसके अंदर है वो कहलाएगा सिंग रोधन, सिंग रोधन, सिंग रोधन, सिंग रोधन, यह बड़े पशुओं में किया जाता है, यह बड़े पशुओं में, बड़े पशुओं में किया जाता है, ये बड़े पशुओं में किया जाता है। उसके बाद एक शब्द और आता है, डाउन काल्वर, डाउन काल्वर, डाउन काल्वर, डाउन काल्वर, यानी वह मादा जो कि बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो उसे हम क्या कहेंगे, डावन काल्वर कहेंगे। वह मादा, वह मादा जो बच्चे को जन्म देने के लिए, जन्म देने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो उसे हम क्या कहेंगे, डाउन काल्वर, डाउन काल्वर, उसे हम क्या कहते हैं, डाउन काल्वर कहते हैं, है ना। ऐसी मादा जो बच्चे को जन्म देने के लिए क्या हो, तैयार हो, उसे हम क्या कहेंगे, डाउन काल्वर। ठीक है, ये लो, लिख दो।
के बाद देखो एक होता है फ्लशिंग। फ्लशिंग फ्लश फ्लशिंग की क्रिया क्या होती है? मादा पशु को मादा पशु को प्रसव के मादा पशु को प्रसव के 2 से 3 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त 2 से 3 सप्ताह पूर्व अतिरिक्त दाना खिलाना क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। और ये क्रिया किसमें की जाती है मुख्यतः? भेड़ों में की जाती है। मादा पशु को प्रसव के 2 से 3 सप्ताह पहले या पूर्व अतिरिक्त दाना खिलाना है, वो क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। और ये क्रिया है वो भेड़ों के अंदर है वो की जाती है। एक आता है कलिंग या निष्कासन। कलिंग या निष्कासन। कलिंग या निष्कासन। कलिंग या निष्कासन। कलिंग या निष्कासन क्या है? यानी निम्न उत्पाद है या फिर जो कमजोर पशु है उनको समूह से क्या करना? बाहर निकालना, यानी छटनी करना। देखो, समूह से कमजोर पशुओं को कमजोर पशुओं को बाहर निकालना कलिंग कहलाता है। या फिर इसको निष्कासन कलिंग कहलाता है या निष्कासन बोलते हैं। यानी कमजोर जो पशु होते हैं समूह के अंदर अगर हम कमजोर पशु रखेंगे तो उससे फिर क्या है कि हमारा जो उत्पादन है उस पर असर पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसको समूह से बाहर निकाल देते हैं, छंटनी कर देते हैं। धीरे धीरे एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे छंटनी कर देते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कलिंग या निष्कासित बोलते हैं। फिर आता है शेयरिंग। शेयरिंग 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 की क्रिया वो किसमें करते हैं? भेड़ में करते हैं, है ना? ऊन काटने की या उतारने की ऊन काटने या उतारने की क्रिया शेयरिंग कहते हैं। और इसे पश्चिमी राजस्थान में
हाँ, देखो, लेयर, अपन उससे पहले पढ़ा था ब्रॉयलर। ब्रॉयलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मांस का उत्पादन करते हैं, है ना, अंडे का उत्पादन नहीं करते। लेकिन लेयर के अंदर है वो अंडे उत्पादन के लिए मुर्गे हैं वो पाली जाती है, उनको हम क्या कहेंगे, लेयर्स कहेंगे। डीवर्मिंग क्या है, मुर्गियों की आंतों व पेट में पाए जाने वाले जो कृमि है उससे मुक्त करना है, वो क्या कहलाता है, डीवर्मिंग कहलाता है। उसके अंदर टेबलेट है वो काम में लेते हैं, एल्बेंडाजोल या फिर फेनबेंडाजोल। प्रथम बार ये टेबलेट है वो कब दी जाती है, 4.5 माह की उम्र में दी जाती है। और द्वितीय बार है वो 6 माह की उम्र में देते हैं। विनिंग, नवजात बच्चे को माँ से अलग करके पालना है, वो क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है ना। मादा पशु होता है ना, उससे हम बच्चे को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। उसका उसका पालन पोषण करना क्या कहलाएगा, विनिंग कहलाएगा। फिर आता है काफ रिंगिंग, है ना, नवजात जो बच्चा है उसका पालन पोषण करना है, वो क्या कहलाता है, काफ रिंगिंग कहलाता है। उसका पालन पोषण करना क्या कहलाएगा, काफ रिंगिंग कहलाएगा। और यदि हम बात करें, क्रिप्टोक्रेडिज्म, यानी वर्षण है ना, वर्षण का वर्षण कोष में नहीं आना क्रिप्टोक्रेडिज्म कहलाता है। क्योंकि वर्षण कोष में आना वर्षण का बहुत जरूरी होता है, भी शुक्राणुओं का निर्माण होगा, शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कम होता है। फिर आता है केप्रोफेजिया। केप्रोफेजिया वो पशु द्वारा अपने मल को या गोबर को खाना है, वो क्या कहलाता है, केप्रोफेजिया कहलाता है। और यह क्रिया है वो किसमें होती है, जो खरगोश होता है ना, खरगोश, खरगोश इसका अच्छा उदाहरण है। वो अपने मल को कहता है, ठीक है ना। फिर आता है जियोफेजिया। जियोफेजिया यानी पशु द्वारा मिट्टी खाने की जो क्रिया है, मिट्टी खाना है, वो क्या कहलाएगा, जियोफेजिया कहलाता है। ये उदाहरण। ये उदाहरण। फिर एक और है इनफेंटोफेजिया, है ना, माँ द्वारा अपने बच्चे को खाना, इनफेंटोफेजिया, इनफेंटोफेजिया, माँ द्वारा या मादा द्वारा अपने बच्चे को खाना, अपने बच्चे को खाना, इन्फेंटोफेजिया। और ये किसे कौन करता है, कुतिया करती है, अपने ही बच्चे को है वो खा जाता है। बता दो भाई। बता दिया। ठीक है। अब देखो एक बात, बस शॉर्ट में देख लेना थोड़ा सा। अपन लोगों ने सामान्य एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा था, है ना। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुपालन जैसे पशु उत्पाद है, आवास है, भोजन है आदि का अध्ययन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, पशुपालन विज्ञान कहलाएगा। एनिमल हस्बेंड्री है उसके जो जनक है वो कौन है, रॉबर्ट बेकवेल है। और आधुनिक जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक भी है और अमूल जो डेयरी है उसके फाउंडर भी। उसके बाद हमने पशुओं का वर्गीकरण किया था। पशुओं का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया था, है ना। तो उसमें सबसे पहला है वो पेट के आधार पर। पेट के आधार पर भी 3 प्रकार है, रूमिनेंट है, आवासीय रुमंती है और एरुमंती है। और रूमिनेंट के अंदर अमाशय के चारों भाग पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, जिराफ। ठीक है, इसमें अमाशय के चारों भाग होते हैं।
और आभासी रुमंती इसमें अमाशय के 3 भाग होते हैं। एक भाग हेमोजेम भाग है, वो क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। उदाहरण के रूप में ऊंट है, लामा है, वेकुना है और एल्पाका है रुमंती। यानी इनमें अमाशय का एक ही भाग पाया जाता है। इसमें जुगाली की प्रक्रिया, रोमनेशन प्रक्रिया वो नहीं होती है। इसमें एपोमेजम पाया जाता है सिर्फ, और इसे सत्य अमाशय भी कहते हैं। और इसके उदाहरण है घोड़ा है, खच्चर है, गधा है और हाथी। इसके बाद में हमने रुमिनेंट यानी अमाशय के 4 भाग पढ़े। रुमन ये सबसे बड़ा भाग है, यानी 80% भाग है। ये वसीय अम्लों का निर्माण करता है। भोजन का यहाँ पर किण्वन होता है, रेटिकुलम है। इसकी जो संरचना है मधुमक्खी छत्ते के समान है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन को पीसना है। ओमेजम है, वो ऊंट है, लामा है, वेकुना है, इनके अंदर एल्पाका है, इनके अंदर अनुपस्थित रहता है। ये जल के अवशोषण का कार्य करता है। प्रमुख कार्य क्या है, जल के अवशोषण का। एपोमेजम जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, सत्य अमाशय कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन का पाचन करना। ठीक है। फिर खुर के आधार पर हमने 2 प्रकार से वर्गीकरण किया था। नंबर 1 ऑर्टियोडेक्टाइला या पॉलीपेड, जिनके खुर 2 या उससे 2 भागों में 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्टियोडेक्टाइला या पॉलीपेड बोलते हैं। और इसके उदाहरण है गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, मानव है आदि। इनके खुर है वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होते हैं। फिर पेरिसोडेक्टाइला या सोलिपेड बोलते हैं। इनके पूरे 2 भागों में विभाजित नहीं होते हैं, एक पेड़ के रूप में होते हैं, जैसे गधा है, घोड़ा है, खच्चर है आदि। और के आधार पर हो गया। फिर उसके बाद हमने बात की थी भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर यदि हम बात करें तो 3 भागों में बांटा था। शाकाहारी है, मांसाहारी है और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, शाकाहारी जंतु। इसके उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, जिराफ, ऊंट, हाथी। ये सभी के सभी किस में आएंगे, शाकाहारी में। मांसाहारी यानी वे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मछली हो गया या अन्य जो छोटे शाकाहारी जंतु उनका भोजन करते हैं। सर्वाहारी पादप और जंतु दोनों से भोजन। इसके उदाहरण हो गया मानव, कुत्ता, बिल्ली। और पक्षियों के अंदर अगर हम बात करें तो कौवा आ जाता है। तो भोजन के आधार पर हो गया। उसके बाद हमने बात की थी कि इनके जो सामान्य शब्दावली की बात की थी, तो सबसे पहले आता है गर्भकाल। मादा पशु के गर्भ धारण से लेकर के प्रसव तक का जो समय है, अंतराल है, वो क्या कहलाएगा, गर्भकाल कहलाता है। बधियाकरण वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा दोनों को जनन के अयोग्य बना दिया जाता है, उसे बधियाकरण कहते हैं। फिर आता है कलिका रोदन, यानी छोटे पशुओं में सिंग रोदन की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी, कलिका रोदन कहलाएगी। सिंग रोदन है, ये बड़े पशुओं में किया जाता है। डाउन कालवर वह मादा जो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो या योग्य हो, उसे डाउन कालवर कहा जाता है। उसके बाद था प्लसिंग। प्लसिंग मादा पशु को प्रसव के 2 से 3 सप्ताह पहले है वो अतिरिक्त दाना खिलाना क्या कहलाता है, प्लसिंग कहलाता है। ये क्रिया वो ज्यादातर हम भेड़ों में करते हैं। फिर आता है कलिंग यानी या निष्कासन। समूह में जो कमजोर पशु होते हैं ना, उन पशुओं को समूह से बाहर निकालना कलिंग कहलाता है। फिर आता है शेयरिंग। भेड़ों की ऊन उतारने या ऊन काटने की क्रिया को शेयरिंग कहते हैं, और इसे पश्चिम राजस्थान में लव के नाम से जाना जाता है। डबिंग। मुर्गियों में कलंगी कोंब को हटाना क्या कहलाएगा, डबिंग कहलाएगा। और ये जो नवजात में है वो लगभग 3 दिन के अंदर ये क्रिया की जाती है। फिर आती है ब्रोइलर। जो 8 सप्ताह की मुर्गियां जिसको मांस हेतु पाला जाता है, वो क्या कहलाएगी, ब्रोइलर कहलाएगी। डे बार्किंग यानी पोल्ट्री, जिसके अंदर मुर्गियां आ जाएगी, बटेर है, टर्की है ना, ये सभी आ जाएंगे। पोल्ट्री चोंच का कुछ भाग है वो काटा जाता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, डे बार्किंग बोलते हैं। और ये जन्म के 1 दिन बाद है वो, 1 दिन के अंदर अंदर ये क्रिया है वो की जाती है। फिर उसके बाद आता है लेयर। लेयर लेयर यानी अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है मुर्गियां, उसे हम लेयर कहेंगे। डीवर्मिंग यानी मुर्गियों की आंत और जो पेट में पाए जाने वाले जो कृमि हैं, उनको मुक्त करना डीवर्मिंग कहलाता है। और इसके लिए कौन सी टेबलेट काम में लेते हैं, एल्बेंडाजोल है या फेनबेल्डाजोल। प्रथम बार है ये 4.5 माह की उम्र में दी जाती है, दूसरी बार 6 माह की उम्र में। बिनिंग यानी नवजात बच्चे को मां से अलग करके पालना है, वो क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। काफ रिंगिंग यानी नवजात बच्चे का पालन पोषण है, वो क्या कहलाएगा, काफ रिंगिंग कहलाएगा। क्रिप्टोक्रिडिज्म, वृषण का वृषण कोष में नहीं उतरना या न आना क्या कहलाएगा, क्रिप्टोक्रिडिज्म कहलाएगा। एक आता है कोप्रोफेजिया, पशु द्वारा अपने मल या गोबर को खाना क्या कहलाएगा, कोप्रोफेजिया कहलाएगा। इसका प्रमुख उदाहरण है खरगोश। एक आता है जियोफेजिया, पशु द्वारा मिट्टी खाने की क्रिया क्या कहलाएगी, जियोफेजिया कहलाएगी। एक आता है इन्फेंटोफेजिया, यानी माँ द्वारा अपने ही बच्चे को खा जाना,
क्या कहलाएगी? इन्फेंटोफेजिया कहलाएगी। इसका उदाहरण है कुतिया। ठीक है, बाकी शब्दावली है वो थोड़ी बहुत रहती है, तो वो साथ-साथ में हम कर देंगे, है ना? जैसे-जैसे आगे नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इन सब के बारे में है वो, इनकी शब्दावली है वो दोबारा आएगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक बार साथ में बता दी। और आगे की क्लास के अंदर अपन क्या है कि इनके अंदर एनपीपीजीआर के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने कल जो अंतिम क्लास के अंदर है वो बताया था कि एनबीएजीआर है, उसके द्वारा भारत में पंजीकृत नस्लें हैं वो कितनी है? 220 है ना? 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार 220 नस्लें हैं, और एक-एक करके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उससे पहले हम इनमें कौन-कौन सी कितनी नस्लें हैं उनके बारे में, उनमें गुणसूत्रों की संख्या, और इसके अलावा इनमें गर्भकाल, है ना? ये सभी चीजें वो एक साथ पढ़ देंगे, ताकि अपने को बार-बार या अलग-अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।